जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर रहे थे। इसमें 1275 का जो सेकेंड शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, उसका हम पहले क्लास में 25 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा चुके हैं। आज जो देखने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए, इसके पहले जो फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखें, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। देखिए, बिहार दरोगा 1275 प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी एग्जाम हुआ था 17/12/2023 को एग्जाम हुआ था, द्वितीय पाली का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में 25 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा चुके हैं। तो जो भी लोग नहीं देखें पिछले वाले क्लास को या तो कोई भी सेट, इसके पहले हम 5 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। अच्छे से उस क्लास को देख लीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद होगा, अच्छे से जो है रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 तक जो है ना कंप्लीट करवा दिए हैं पहले वाले क्लास में। आज जो क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 26 से देखेंगे। कितना नंबर से? 26 नंबर से। देखिए, आप लोग पहले क्लास को हर जगह शेयर कर दीजिए और हर ग्रुप में शेयर कीजिए। और जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पे जो है ना ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक आपको शुरू से जो है लास्ट तक आपको पूरा डिटेल के साथ कंप्लीट करवाया जाएगा। बाकी इसके पहले जो भी हम 4-5 सेट का क्लास लिए हैं, तो सभी क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो क्योंकि अभी दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, जब तक मेरा भी ये टारगेट है कि जल्दी से जल्दी जो है ना एक बार पूरा ख़त्म करवा दे क्वेश्चन बैंक। और जल्द ही जो है ना क्वेश्चन बैंक का एक लाइव क्यूज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें जो है ना आपको लगभग क्यूज मतलब सभी सब्जेक्ट से लूसेंट सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, दृष्टि साइंस से क्यूज करवाएंगे। लगभग जो आपको 300 से 400 क्वेश्चन आपको 1-1.5 घंटा में करवाएंगे। तो क्यूज जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, और नेटवर्क जैसे ही सही हो जाएगा तो हम लाइव क्यूज स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सारा कुछ आपको क्यूज के माध्यम से करवाया जाएगा। तो उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखिएगा, लाइव जुड़िएगा ज़रूर। जब भी स्टार्ट होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक डाल दिया जाएगा। और बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि इसका पीडीएफ देते हैं नहीं देते हैं। इसका पीडीएफ सारा हम देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके पहले जो भी हम सेट करवाए हैं वो सारा हम पीडीएफ डाल चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये सेट जैसे ही ख़त्म होगा तो पूरा पीडीएफ 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन हम सारा डाल देंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, तो कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत के लिए क्या है? हानिकारक है। ओजोन परत क्या होता है इसके बारे में देखिए। कह रहा है ओजोन परत एक पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला होता है। तो कह रहा है ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला होता है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए जो है ना कवच का कार्य करती है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है ओजोन का विघटन करने वाले पदार्थ मुख्यतः जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन HBFC और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये सारा जो है सूत्र दिया हुआ। मिथाइल क्लोरोफॉर्म का क्या होता है? तो CH3CCl3। और मिथाइल ब्रोमाइड का बोले तो कि क्या होता है? CH3Br। अब ब्रोमो क्लोरोमीथीन का क्या होता है? CH2BrCl इत्यादि होता है। आगे देखिए। कह रहा है ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु कौन कौन प्रयास किया गया था? देखिए, वियना कन्वेंशन कब हुआ था? याद रखिए 1985 में हुआ था। तो वियना कन्वेंशन 1985 में अपनाया गया था और 1988 में कार्यविधि में आया। ठीक है, आगे देखिए। मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल बहुत आता है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ। तो मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था, जो 1989 में प्रभावी रूप से क्या हुआ? तो कार्य करने लगा। आगे कह रहा किगाली समझौता। रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC श्रेणी के 3 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है समझौता किया गया था। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 27 मैथ का क्वेश्चन, इसको आप बना लीजिएगा। और थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ना 2 दिन से ना तबीयत थोड़ा सा ख़राब बहुत ज़्यादा है, इसलिए तब भी हम सोच रहे नहीं क्लास को कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हुए तो उनको आशा रहता है कि नहीं क्लास आएगा, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी सारा कुछ आपको सब कुछ याद होगा, टेंशन मत लीजिए। तो मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा। आगे देखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है अवसर की समानता संबंधित अनुच्छेद जो है ना कौन सा है? बताइए।
अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 में है। अवसर की समानता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में है। ये कह रहा है अवसर की समानता अनुच्छेद कितना में? 16 में। याद रखिएगा अवसर की समानता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में है। देखिए समता या समानता का अधिकार बोलेगा तो कितना से कितना अनुच्छेद है? 14 से 18 में है। तो समता या समानता का अधिकार बोलेगा किस अनुच्छेद में? ये सारा जो है ना मौलिक अधिकार है। क्या है? तो मौलिक अधिकार है। तो समता या समानता का अधिकार बोलेगा अनुच्छेद 14 से 18 है। असमानता का अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 19 से 22 है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो कितना? अनुच्छेद 23 से 24 है। क्या है? अनुच्छेद 23 से 24। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा अनुच्छेद 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा अनुच्छेद 25 से 28। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बोलेगा अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलेगा तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल जो है ना 32 में है। आगे देखिए कह रहा है समता या समानता का अधिकार क्या है? तो अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 14 क्या बोल रहा है? तो विधि के समझ समानता अनुच्छेद कितना? 14 में है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान जो है ना एक समान लागू करेगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है अनुच्छेद 15 में क्या है? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। तो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 15 में है। और आगे देखिए इसके बारे में दिया हुआ कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। आगे देखिए कह रहा है अनुच्छेद 16 में क्या है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद कितना होगा? 16 में। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता बोले अनुच्छेद 16 में। इसमें कह रहा है कि राज्य के अधीन किसी पद का नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद में क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST एवं क्या है? OBC। याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत बोलेगा तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में है। इसमें कह रहा है अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आगे देखिए कह रहा है अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। इसमें बोल रहा है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। तो कह रहा है कि उपाधियों का अंत में कि सेना या विधि संबंधी सम्मान के भी सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। अब भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे देखिए नोट में दिया हुआ है कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन बहुत बार आया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा जो भी पुरस्कार दिया जाता है किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 29 कह रहा है कि फ्रांस के शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? बताइए, फ्रांस के शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो राजवंश। क्या होगा? बुर्बो राजवंश। तो कह रहा है फ्रांस का शासक लुई 16वां बुर्बो राजवंश में से था और सन 1774 में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा था। तो सन 1774 में लुई 16वां जो था फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा था। आगे कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था 14 जुलाई 1789 को हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। आगे कह रहा है कि मिरासियो और OBC ने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का जो है ना गठन किया। आगे कह रहा है कि अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का क्या होगा? अंकुश होगा। तो याद रखिएगा कि अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। आगे कह रहा है कि 4 अगस्त 1789 की रात असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। नेक्स्ट कह रहा है कि नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का क्या किया? संविधान का प्रारूप बनाया और सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को क्या कर दिया? सौंप दिया। आगे देखिए कह रहा है 21 सितंबर 1792 को नेशनल असेंबली ने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया।
तो 21 सितंबर 1792 21 सितंबर 1792 को नेशनल असेंबली ने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक जो है ना गणतंत्र घोषित किया। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की जो है ना सज़ा सुना दी। तो लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था? तो 21 जनवरी 1793 को दिया गया था। और याद रखिए आगे कि फ्रांस का राष्ट्रगान रॉजेट दी लॉयल द्वारा रचित मार्सिले है। तो फ्रांस का राष्ट्रगान जो है रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित क्या है? मार्सिले है। चलिए क्वेश्चन बनाइए 30 पे कह रहा है कि रस संवेदी ग्राही रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं किससे लगाते हैं बताइए। रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं किससे? से स्वाद से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? स्वाद से। तो कह रहा है कि रस संवेदी ग्राही का स्वाद का पता लगाते हैं, ये जीभ पर मौजूद होते हैं और स्वाद कलिकाओं के समान रूप में फैली होती है। आय का रस संवेदी ग्राही विशेष अंगों जैसे आँख, कान, नाम और मुंह। आँख कान यहाँ पे नाक होगा। ठीक है, आँख कान नाक होगा। आँख कान नाक और मुंह के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी होती है। तो संवेदी ग्राही जो है ना विशेष अंगों जैसे आँख कान नाक मुंह के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी होता है। आगे कह रहा जीभ का सारा पृष्ठ छोटे बड़े अंकुरों में से क्या रहता है? ढका रहता है। इसमें स्वाद कलियाँ होती है जिसमें मनुष्य को विभिन्न प्रकार के स्वादों क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। आगे देखिए कह रहा है कि 4 प्राथमिक स्वाद किस्मों को आमतौर पर मीठे, खट्टे, नमकीन और कड़वे के रूप में पहचाना जाता है। तो 4 प्राथमिक स्वाद किस्मों को आमतौर पर मीठे, खट्टे, नमकीन और कड़वे के रूप में पहचाना जाता है। आगे देखिए कह रहा है जीभ का जो सिरा होता है मिठास और नमकीनपन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। तो जीभ का जो सिरा होता है वो मिठास और नमकीनपन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है जीभ दांत के भीतरी सतह को साफ और चिकना रखती है तथा भोजन को निगलने में वह हमें बोलने में भी क्या करता है? मदद करती है। देखिए घ्राण ग्राही क्या है? यह घ्राण न्यूरॉन्स की सतह को मौजूद है। इनका मुख्य कार्य गंध को महसूस करना और घ्राण ग्राही हमारी नाम के में क्या है? स्थित है। आगे देखिए कह रहा है काय संवेदी ग्राही। मानव में ये ग्राही स्पर्श और तापमान का अनुभव करते हैं, मतलब कराते हैं। काय जो है ना काय संवेदी ग्राही जो होता है वो क्या करवाता है? तो मानव में ये ग्राही स्पर्श और तापमान का क्या करवाता है? अनुभव करवाता है। ठीक है, चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक की जोड़ी से का सही है? बताइए क्या होगा। कह रहा है इसमें छांटना है, मतलब इसमें सही उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी जो है ना बिल्कुल सही है। बताइए क्या होगा। तो सबको पता है सोडियम क्या होता है? Na होता है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो कह रहा है कि सोडियम Na मतलब सोडियम का Na होता है में तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी बिल्कुल क्या है? तो सही है। किसी भी तत्व का प्रतीक चिन्ह उसके लैटिन नाम से लिया जाता है। जैसे सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो Na होता है। कुछ प्रमुख तत्वों का प्रतीक चिन्ह देखिए क्या है। हाइड्रोजन का बोलेगा तो H होता है और सोडियम का बोलेगा तो Na होता है। पोटेशियम का बोलेगा तो K होता है। आयरन का जो प्रतीक चिन्ह होता है Fe होता है, जिसको लोहा भी बोल सकते हैं। आर्सेनिक का क्या होता है? As होता है। सिल्वर का बोलेगा तो Ag होता है। टीन का बोलेगा तो Sn होता है। एंटीमनी का बोलेगा तो Sb होता है। टंगस्टन का बोलेगा तो W होता है। और गोल्ड का क्या होता है? गोल्ड का जो है ना गोल्ड का क्या होता है? तो Au होता है। गोल्ड का Au और चांदी का बोले Ag। और मरकरी का बोलेगा तो Hg होता है। लेड का बोलेगा तो Pb होता है और रेडॉन का बोलेगा तो Rn होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेंटियागो राजधानी है किसकी है? बताइए सेंटियागो राजधानी किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिली का है। चिली की राजधानी कहाँ है? तो सेंटियागो है। तो सेंटियागो चिली की राजधानी है। और विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी या मुद्रा देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो बीएसएससी में भी एक राजधानी, 2 राजधानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बीएसएससी जो एग्जाम होगा उसमें देखिए सिलेबस में ही ऐड है 2 राजधानी क्वेश्चन पूछेगा। और बिहार दरोगा भी एक राजधानी से क्वेश्चन आता है। देश का मतलब देश का राजधानी पूछ देगा तो मुद्रा पूछ देगा। आप इसके पहले आप 12 पत्र का पीटी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखिएगा उसमें मुद्रा पूछा, इसमें क्या है? राजधानी पूछ दिया है। तो ये सब क्वेश्चन ना याद रखिएगा। बहुत सारे जो राजधानी इंपॉर्टेंट है तो सबको याद रखिएगा। देखिए उरुग्वे का बोलेगा तो राजधानी मोंटवीडियो है। क्या है? मोंटवीडियो। अगर मुद्रा का बात करें उरुग्वे का मुद्रा क्या है? तो पीसो है। तो उरुग्वे का राजधानी कहाँ है? तो मोंटवीडियो है। इसका मुद्रा बोलेगा तो पीसो है। और गुयाना का राजधानी कहाँ है? तो जॉर्ज टाउन है। इसका मुद्रा बोलेगा तो डॉलर है। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा है। मुद्रा बोलेगा तो न्यू सोल है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्रासिलिया है। इसका मुद्रा क्या है? तो रियल है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया
और मुद्रा बोलेगा तो क्या है, तो रियल है। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है, तो क्योटो। अब मुद्रा बोलेगा तो क्या है, यूएस डॉलर है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, तो ब्यूनस आयर्स है। अब मुद्रा बोलेगा तो पीसो है। बोलीविया की राजधानी बोलेगा तो लापाज है। मुद्रा बोलेगा तो बोलिवियानो है। बरमूडा की राजधानी बोलेगा तो हैमिल्टन है। अब मुद्रा बोलेगा तो क्या है, डॉलर है। बहामास की राजधानी बोलेगा तो नसाऊ है। मुद्रा बोलेगा तो क्या है, डॉलर। तो याद रखिएगा कि उरुग्वे की राजधानी मोंटवीडियो, मुद्रा बोलेगा तो पीसो। गुआना की राजधानी कहाँ है, जॉर्ज टाउन, मुद्रा बोलेगा तो डॉलर। पेरू की राजधानी कहाँ है, तो लीमा, मुद्रा बोलेगा तो न्यू सोल। अब ब्राज़ील का राजधानी बोलेगा तो ब्राज़ीलिया, अब मुद्रा बोलेगा तो रियल। इक्वाडोर की राजधानी बोलेगा तो जो है ना क्योटो, अब मुद्रा बोलेगा तो यूएस डॉलर। अर्जेंटीना की राजधानी बोलेगा तो ब्यूनस आयर्स, अब मुद्रा बोलेगा तो पीसो है। बोलीविया की राजधानी बोलेगा तो लापाज है, अब मुद्रा बोलेगा तो बोलिवियानो है। बरमूडा की राजधानी बोलेगा तो हैमिल्टन है, मुद्रा बोलेगा तो क्या है, डॉलर है। गुयाना का भी मुद्रा डॉलर होता है। अब बरमूडा का भी मुद्रा क्या है, डॉलर है। अब बहामास का मुद्रा क्या है, तो इसका भी डॉलर है। अब बहामास की राजधानी कहाँ है, तो नासाऊ है। चलिए क्वेश्चन बताइए 33 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एल नीनो का प्रभाव नहीं है, बताना है। इसमें छाट के बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना एल नीनो का प्रभाव नहीं है, बताइए कौन नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एल नीनो का प्रभाव नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है यह भूमध्य रेखीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर देती है, क्या ये प्रभाव है। आगे देखिए कह रहा है यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देती है, ये भी क्या है, तो है। इसे कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है, बिल्कुल क्या है, ये भी प्रभाव है। लेकिन यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, क्या है, गलत है। ये प्रभाव क्या है, नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देता है, ये क्या है, तो नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कह रहा है कि यह पेरू तट पर जल के तापमान कम कर देती है, एल नीनो का प्रभाव नहीं। ये क्या है, प्रभाव नहीं है। एल नीनो क्या होता है, तो कह रहा है एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र होता है। एल नीनो क्या होता है, तो एक जटिल मौसम तंत्र होता है जो हर 5 या 10 साल बाद क्या होता है, प्रकट होता है। तो एल नीनो क्या है, एक जटिल मौसम तंत्र होता है जो हर 5 या 10 साल पे क्या होता है, बाद प्रकट होता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बाल ईसा है, क्योंकि यह जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उस समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है और यह धारा पेरू तट से के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित जो है ना परिणाम होते हैं। देखिए कौन कौन परिणाम होता है, तो पहला देखिए भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति होती है, और समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता होता है, और प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। ये सारा जो है ना प्रभाव है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। यूनेस्को का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा विज्ञान संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। तो यूनेस्को का जो मुख्य कार्य क्या है, तो शिक्षा विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। आगे देखिए कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्य कार्य शिक्षा विज्ञान संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन UNESCO यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। आगे कह रहा है यूनेस्को की स्थापना 16 सितंबर 1945 को किया गया था। तो यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय बोलेगा तो पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को के निम्नलिखित उद्देश्य क्या है, देखिए इसका उद्देश्य क्या क्या है, तो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना, सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना और उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना। आगे देखिए कह रहा है कि सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना होता है। संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना। आगे देखिए कह रहा है कि विश्व के प्राथमिक वाले क्षेत्रों जैसे अफ्रीका एवं लैंगिक समानता जो है ना को ध्यान केंद्रित करना है। तो कह रहा है कि विश्व के प्राथमिक वाले क्षेत्रों जैसे अफ्रीका एवं लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जो है ना न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, बताइए। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला है जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 पूर्णिया होगा। क्या होगा, पूर्णिया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो क्या है, तो पूर्णिया। आगे आइए
ये कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्णिया जो है ना जिला का साक्षरता दर न्यूनतम रहा है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? देखिए रोहतास बोले सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला है। रोहतास में कितना 73.37% है। पटना उसके बाद कितना है 70.68% है। अब भोजपुर बोलेगा तो 70.47% है। और मऊ का बोलेगा तो 70.46% है। औरंगाबाद का बोलेगा तो 70.32% है। तो राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिला बोलेगा सबसे ज़्यादा कौन? रोहतास है, उसके बाद पटना है, भोजपुर है, मुंगेर है, उसके बाद क्या है? औरंगाबाद है। अगर न्यूनतम का बात करें कि राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिला कौन सा है, तो पूर्णिया का बोलेगा तो 59.06% है। कटिहार का बोलेगा 59.36% है। सीतामढ़ी का बोलेगा तो 60.64% है। शिवहर का बोलेगा तो 61.31% है। आगे देखिए दिया हुआ कि राज्य में सर्वाधिक पुरुष वाले साक्षरता वाले जिला कौन सा है? पुरुष में पूछे तो महिला में पूछे, दोनों में सबसे टॉप पे कौन सा है? रोहतास है। क्या है? रोहतास का बोलेगा तो 82.88% है। भोजपुर का बोलेगा तो 81.74% है। अब बक्सर का बोलेगा तो 80.72% है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? तो रोहतास है। अगर पुरुष का बात करें कि सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़ने वाला कहाँ है, तो रोहतास में ही है। और महिला में पूछेगा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास ही है। रोहतास में कितना है? 62.97%। और मुंगेर का बोलेगा तो 62.08%। और पटना का बोलेगा 61.96%। ठीक है। आगे देख कह रहा है कि राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले दर वाले जिला कौन सा है? मतलब पुरुष में न्यूनतम जो साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो पूर्णिया है 59.06%। कटिहार बोलेगा तो 59.36%। आगे देखिए दिया हुआ है राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? महिला में बोलेगा तो अगर पुरुष में बोलेगा तो पुरुष में न्यूनतम बोलेगा तो हो जाएगा पूर्णिया, और महिला में बोलेगा तो न्यूनतम हो जाएगा सहरसा 41.6%। मधेपुरा बोलेगा तो 41.74%। और देखिए कह रहा है कि बिहार राज्य का साक्षरता दर बोलेगा तो 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता बोलेगा तो 71.2% और महिला बोलेगा तो 51.8%। ये सब टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि बिहार राज्य का साक्षरता दर बोलेगा तो 61 पॉइंट पूरे बिहार का बोलेगा तो 61.8%। उसमें पुरुष का बोलेगा 71.2% और महिला का बोलेगा तो 51.8%। चलिए क्वेश्चन बनाइए 36 पे कह रहा है दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। बताइए किसका देता है? दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाल का। क्या होगा? चाल का। तो दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है तो चाल का। तो कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ जो है ना का ढलान है देता है। और दूरी समय ग्राफ क्या है? तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्ति किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है, यहाँ पे व्यक्त होगा। तो कह रहा है कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा क्या होता है? व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को जो है ना एक्स अक्षर और दूरी को वाई अक्षर पर प्रदर्शित किया जाता है। और दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही विरामावस्था में इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे आइए। ये फिगर में दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है। तो कह रहा है कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल से तय करती है तब इसकी चाल क्या होती है? एक समान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए समय के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होती है। इसी प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी ग्राफ का एक सरल रेखा जैसे चित्र में क्या है? प्रदर्शित होती है। आगे क्वेश्चन 37 पे कह रहा है काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? बताइए काला शोक जो था किस राजवंश से संबंधित था? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग से। क्या होगा? शिशुनाग से। तो काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? शिशुनाग से था। आगे कह रहा है कि काला शोक शिशुनाग राजवंश से संबंधित था। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर इस राजवंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा था। शिशुनाग वंश का समयावधि बोलेगा 412 से 394 ईसा पूर्व रहा। तो शिशुनाग वंश का जो समयावधि रहा 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व रहा। काला शोक का पुराण तथा दिव्यावदान में नाम काकवर्ण मिलता है। ठीक है, तो काला शोक का पुराण तथा दिव्यावदान के नाम में जो है ना काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और इसने 28 वर्षों तक तो शासन किया था। आगे कह रहा है इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो याद रखिए इसी के समय क्या हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, वैशाली में हुआ था। इसी समय बौद्ध संघ दो भागों में अस्थाविर और महासंधिक में बट गया था। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि महाबोधि के अनुसार कालाशोक के जो है ना 10 पुत्र थे। महाबोधि के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु कब हुआ था? 366 ईसा पूर्व में हुआ था। के बाद मगध पर 22 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। तो याद रखिएगा कि महाबोधि के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। उनका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे कह रहा है, जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा। तो जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंट्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। आगे है, हर एक वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन था? बिंबिसार था। हर एक वंश का संस्थापक बोलेगा तो बिंबिसार था। उसने अपनी राजधानी राजगिरी या गिरिवज मतलब पाटलिपुत्र को जो है ना बनाया। नेक्स्ट है, जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम जो है ना श्रेणिक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम क्या था? तो श्रेणिक था। जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम क्या था? श्रेणिक था। और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र जो है ना अजातशत्रु ने कर दी, और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठा था। ठीक है, तो बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र कौन किया था? अजातशत्रु कर दिया था, और वह 492 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो मगध की राजगद्दी पे बैठा। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक ने किया था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया? सिमुक ने किया था, और उसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान मतलब गोदावरी नदी के किनारे स्थापित किया था। कौन? सिमुक। और सातवाहन वंश के प्रमुख शासक बोलेगा तो सिमुक था, सातकर्णी था और गौतमीपुत्र था। गौतमीपुत्र सातकर्णी, अब वशिष्ठ पुत्र और पुलुमामी था। तो सातवाहन वंश के प्रमुख जो शासक था कौन कौन था? सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र और पुलुमामी था। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। तो बहुत पूछता है कि 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था किसने? तो सातकर्णी ने किया था। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुनाडे थे। तो सातवाहनों शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार बोलेगा तो हाल एवं क्या था? गुनाडे थे। हाल ने गाथा सप्तशती एवं गुनाडे ने बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना किया था। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा जो था सर्वाधिक था, और प्रोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया था। तो सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा जो सर्वाधिक था, और प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने किया था। तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने आरंभ किया था? तो सातवाहन शासकों ने आरंभ किया था। नेक्स्ट है, भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है। तो भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 38 है। कह रहा है कि तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है। कह रहा है कि तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की जो है ना परत बनाती है, जो क्या है बताइए? कह रहा है कि तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। क्या है? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। तो कह रहा है कि तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट यौगिक की परत होती है। आगे कह रहा है कि तांबे की वस्तु जो है ना लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर इसकी सतह पर हरे रंग की परत बन जाएगी। तो तांबे की वस्तु लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर इसकी सतह पर हरे रंग की परत बन जाएगी। आगे कह रहा है कि कॉपर ऑक्सीकरण द्वारा संक्षारित होती है, जिससे यह हवा में ऑक्सीजन द्वारा संक्षारित होता है, जिससे यह हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड जो है ना बनाता है। तो कह रहा है कि कॉपर ऑक्सीजन द्वारा संक्षारित होता है। कॉपर क्या होता है? ऑक्सीजन द्वारा संक्षारित होता है, जिससे जो है ना जिसमें यह हवा में ऑक्सीजन द्वारा संक्षारित होता है, जिससे यह हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इस उदाहरण में क्या है? 2CO + O2 क्या बनेगा? 2CO कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉपर हवा में नम्न कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देता है और एक हरा कोट जो है ना प्राप्त करता है, और यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। जैसे Cu + CO2 अभिक्रिया करवाए CuCO3, ये क्या है? तो क्षारीय है।
आगे कह रहा है कि चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद काली हो जाती है। चांदी की जो वस्तुएं होता है हवा में जो है ना संपर्क आने से क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होती है, तो काली हो जाती है। और ये वस्तुएं हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है। ये क्या करता है, ये वस्तुएं हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है। आगे है तांबा। तांबा को जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 29 होता है। तांबा का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। अब मानव ने सर्वप्रथम इसी धातु की खोज व उपयोग किया था। तो सबसे पहले मानव जो है ना सर्वप्रथम मतलब तांबा धातु का खोज किया था या उपयोग किया था। इसका विशिष्ट गुरुत्व बोलेगा तो 8.95 और क्वथनांक बोलेगा 23,000 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक बोलेगा तो 11,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तांबा का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है 8.95 होता है और तांबा का क्वथनांक बोलेगा तो 23,000 डिग्री सेल्सियस होता है और गलनांक बोलेगा तांबा का तो 11,000 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे कह रहा है कि यह उष्मा व विद्युत का क्या होता है, उत्तम चालक तथा प्रत्यन्न व आघात वर्धनीय है। हवा में खुला रखने पर इसका संचारण होता है। क्या होता है, हवा में खुला रखने पर इसका संचारण होता है। यह सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करके क्यूप्रिक क्लोराइड जो है ना CuCl3 बनाता है, जबकि तनु अम्ल से प्रतिक्रिया जो है नहीं करता है। तो तांबा के बारे में बोल रहा है, यह सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करके क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है। क्यूप्रिक क्लोराइड का सूत्र बोलेगा तो CuCl3 होता है, जबकि तनु अम्ल से जो है प्रतिक्रिया नहीं करता है। आगे कह रहा है, यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बनाता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण व तार बनाने में, विद्युत लेपन व मुद्रण में, कैलोरीमीटर में, बर्तन व सिक्के बनाने में, पीतल कांसा, गन मेटल, जर्मन सिल्वर आदि मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है, बताइए। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि जो होता है कितना होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15,000 होता है। कितना होता है, 15,000। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो जमानत राशि होती है वो 15,000 होती है। और राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न अर्हताएँ जो है ना कि पूर्ण करना आवश्यक होता है। वह क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहिर हो, और वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर जो है ना हो। ये सब जो है ना रहना जरूरी होता है। आगे कह रहा है, एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल अथवा संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए क्या है, अर्हक उम्मीदवार होता है। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार कम से कम जो है ना 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। मतलब इसके अतिरिक्त जो है ना राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन करने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 क्या है, अनुमोदक होना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाती है। आय कर 1997 से पूर्व प्रस्तावकों व अनुमोदकों का संख्या 10 थी तथा जमानत राशि बोलेगा तो 2500 थी, लेकिन 1997 से इसे बढ़ा दिया गया ताकि उन उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है, कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी, बताइए। कह रहा है कि कौन सी कंपनी था वो भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार जो है ना लॉन्च किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा होगा। कौन था, टाटा। तो कह रहा लंबबर्ड भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार थी। इसे 1993 में टाटा ने बनाया था। और टाटा ग्रुप एक निजी व्यावसायिक समूह है और टाटा समूह के जनक बोले जमशेदजी टाटा थे। और टाटा समूह को आगे ऊंचाइयों पर ले जाने में रतन टाटा जी का महत्वपूर्ण जो है ना योगदान है। चलिए क्वेश्चन 41 पे कर लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है, बताइए। कह रहा है कि लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए जो है अधिक उपयुक्त है, बताइए। किस फसल के लिए है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, काजू के लिए। किसके लिए, काजू के लिए। तो लाल लेटराइट मिट्टियाँ काजू फसल के लिए जो अधिक उपयुक्त है। लेटराइट मिट्टियाँ क्या होती है इसके बारे में दिया हुआ है। तो कह रहा है इस मिट्टी का विकल्प उन क्षेत्रों में होता है जहाँ उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है। लेटराइट मिट्टी के बारे में कह रहा है कि इस मिट्टी का जो है ना लेटराइट मिट्टी का जो विकल्प उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है। अधिक वर्षा के कारण जल के साथ चूना और सिलिका का निक्षालन हो जाता है तथा लोहे का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक को मिट्टी में शेष बचे रहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है यह साधारणतः लाल भूरे रंग की होती है लेटराइट मिट्टी। यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपद क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र,
उड़ीसा के पठारी क्षेत्रों में, राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों, छोटानागपुर के पठार, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में एवं मेघालय के पठार में क्या होती है, पाई जाती है। आगे कह रहा है कि यह मिट्टी रबड़ और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अधिक जो है ना मानी जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू, मोटे अनाज एवं मसालों की कृषि की जाती है। चलिए क्वेश्चन बनाइए 42 पे कह रहा है द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था को सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। तो कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण करते हैं, मतलब डीकम्पोजिशन कहते हैं। और निक्षेपण या निक्षेप या जमाव किसे कहेंगे, इसे वाष्प जमाव भी कहते हैं, जो कि ध्रुवपातन के विपरीत होता है और यह थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि जमाव जो है तब होता है जब गैस के रूप में कोई पदार्थ अवस्था बदलकर ठोस बन जाता है। आगे कह रहा है गैसीय पदार्थ मध्यवर्ती तरल अवस्था में दरकिनार कर जमा हो जाता है, आमतौर पर क्रिस्टल के रूप में। आगे कह रहा है जमाव का एक उदाहरण होता है और वायुमंडल में जलवाष्प सीधे बर्फ में बदल जाता है, जैसे पाला बनना। दूसरा उदाहरण चिमनी की दीवारों पर जमा होने वाली कालिख। नेक्स्ट है उद्वपातन। उद्वपातन क्या होता है, उद्वपातन एक प्रकार का जो है ना चरण परिवर्तन होता है। क्या होता है, उद्वपातन एक प्रकार का चरण परिवर्तन है जो तब होता है जब कोई ठोस तरल चरण को छोड़कर सीधे गैस में बदल जाता है। और इसका एक समान उदाहरण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। आगे कह रहा है कि यह एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है जो किसी पदार्थ के चरण आरेख में उसे त्रिक बिंदु के नीचे होती है। आगे कह रहा है जिस तापमान और दबाव के तहत उद्वपातन होता है वह प्रणाली के रासायनिक और भौतिक गुणों में पर निर्भर करता है। आगे है कि ठोस से सीधे गैस में संक्रमण से जुड़ी ऊर्जा को उद्वपातन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। संघनन, आगे क्या है, संघनन मतलब कंडेंसेशन। कह रहा है गैस से द्रव बढ़ने की परिघटना को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो गैस से द्रव बढ़ने की परिघटना को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और यह वाष्पन के विपरीत होता है। क्या होता है, यह वाष्पन के विपरीत है। और वर्षा एक प्रकार का जो है ना संघनन है। क्या है, संघनन है। और संघनन के प्रकार क्या क्या है, देखिए क्या क्या है। तो ओस है, पाला जिसको तुषार बोलेंगे, कोहरा है, धुंध है और क्या है, बादल है। आगे कह रहा है किसी द्रव पदार्थ का ठंडक के कारण समय पाकर अथवा और किसी प्रकार गाढ़ा होना या किसी तरल पदार्थ का ठोस हो जाना ही जमना, जैसे पानी से बर्फ का जमना, दूध से दही जमना। चलिए क्वेश्चन 43 पे कह रहा है पी.आर. श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते, किस खेल से संबंधित है बताइए। कह रहा है कि पी.आर. श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते, उनका संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध क्या है, तो हॉकी से है। किसका, हॉकी से है। तो पी.आर. श्रीजेश और सविता पुनिया हॉकी से संबंधित है। अब पी.आर. श्रीजेश का पूरा नाम परंतु रविंद्रचंद्रन श्रीजेश है। रविंद्रन श्रीजेश है। इनका जन्म केरल में हुआ है। हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का खिताब जर्मनी के बेल्जियम को हराकर जीता और यह कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में खेला गया। और हॉकी में एक टीम में खिलाड़ी बोलेगा तो कितना होता है, 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का का निर्माण में सहायक होता है, कौन है बताइए। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है वो क्या है बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट होगा। क्या होगा, प्लेटलेट होगा। तो कह रहा है रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है वो क्या है, तो प्लेटलेट है। चलिए आगे आइए। तो कह रहा है कि प्लेटलेट जो है ना, प्लेटलेट रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होती है और शरीर के किसी अंग के कट या फट जाने से रुधिर प्लेटलेट अधिक संख्या में एकत्र होकर आपस में क्या होते हैं, तो चिपक जाते हैं एवं रुधिर स्राव को क्या करता है, बंद कर देता है। आगे कर रक्त अस्कंदन मतलब रक्त का जमाव क्या होता है। तो कह रहा है किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त अस्कंदन होता है और यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बढ़ने में जो है ना रोकती है। तो कह रहा है कि रक्त अस्कंदन क्या होता है, तो किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त अस्कंदन होता है और यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। रक्त का अस्कंदन यह थक्का मुक्ता फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। इस जाल में भरे या क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। आयकर फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। तो फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। नेक्स्ट कह रहा है कि थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से
होती है। तो थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइम प्रतिक्रिया की श्रृंखला सोपानी क्रम से क्या होता है, बनता है। आगे कह रहा है कि नोट में दिया हुआ है कि एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट को विसर्ग कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे स्कंदन प्रक्रिया शुरू होती है। आगे कह रहा है इस प्रक्रिया में कैल्शियम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, कैल्शियम क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे है रुधिर, मतलब क्या है, ब्लड। तो ब्लड क्या होता है, एक लाल संयोजी ऊतक होता है। एक समान मनुष्य में लगभग 6 लीटर रुधिर विद्यमान रहता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो भोजन, विटामिन, खनिज लवण, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाना, हार्मोन को निर्दिष्ट स्थान पर वहन करना, उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाना और शरीर का तापमान नियंत्रण, जीवाणुओं का अन्न पदार्थ को नष्ट करना इत्यादि होता है। आगे करा इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा होता है, एक रुधिर कणिकाएं होता है। और रुधिर कणिकाएं में 3 भाग होता है, एक आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सारे रुधिर 55% प्लाज्मा एवं शेष 45% रुधिर कणिका एवं प्लेटलेट मौजूद होते हैं। तो कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सारे रुधिर 55% प्लाज्मा एवं शेष 45% रुधिर कणिका एवं प्लेटलेट मौजूद होता है। प्लाज्मा में 90% जल तथा शेष 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक और अकार्बनिक आदि पदार्थ होते हैं, और प्रोटीन में ग्लूकोमीन तथा एल्बुमिन होता है। तो कह रहा है कि प्लाज्मा में 90% जल तथा शेष 10% में प्रोटीन तथा कार्बनिक और अकार्बनिक आदि पदार्थ होते हैं, और प्रोटीन में ग्लूकोमीन तथा एल्बुमिन होता है। आगे कह रहा है लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी क्या है, तो इरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं। तो कह रहा है औसत व्यास 7.7 mm एवं मोटाई 2 mm, आकार गोलाकार होता है। इसका केंद्रक दिखाई नहीं देता है। आरबीसी में एक प्रोटीन एवं रंजक हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण उन कण के रंग लाल होता है। तो कह रहा है कि आरबीसी में एक प्रोटीन एवं रंजक हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण उन कण के रंग लाल होता है एवं उनमें O2 लेने तथा देने की क्षमता होती है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि आरबीसी अस्थि मज्जा में मतलब बोन मैरो से बनती और इनका विनाश जो है 90 से 120 दिनों के बाद प्लीहम होता है। तो कह रहा है कि आरबीसी अस्थि मज्जा में बोन मैरो से बनती है, इसका विनाश 90 से 120 दिनों के बाद प्लीहा में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिराओं का रुधिर नीला या बैंगनी, अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त एवं धमनियों का रुधिर लाल या गुलाबी रंग का होता है। फुफ्फुस सिरा के अतिरिक्त सभी सिराओं में रुधिर में CO2 तथा फुफ्फुस धमनी प्लोमेनरी आर्टरी के अतिरिक्त सभी धमनियों में रुधिर O2 रहता है। ठीक है, आगे कह रहा है श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC मतलब क्या है, लुकोसाइट। यह श्वेत रक्त कणिकाएं जो होता है मतलब WBC होता है, यह क्या होता है, अनियमित आकृति की होती है। इसमें केंद्रक होता है, हीमोग्लोबिन जो है नहीं रहता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, जिससे कण पाए जाते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो न्यूट्रोफिल होता है, दूसरा यूनोसोफिल होता है, अब तीसरा होता है बेसोफिल। ये सभी अस्थिमज्जा में बनते हैं। आगे कह रहा है WBC में न्यूट्रोफिल संख्या में सर्वाधिक तथा बेसोफिल सबसे कम पाया जाता है। तो WBC में न्यूट्रोफिल संख्या में सर्वाधिक तथा बेसोफिल सबसे कम पाया जाता है। एग्रेनोसाइट जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लिम्फोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइट। ये लिम्फोड में बनते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि रुधिर प्लेटलेट्स, इसको क्या कहेंगे, ब्लड प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट कहेंगे। ये सूक्ष्म रंगहीन केंद्रहीन लगभग 2 से 4 मीटर व्यास के होते हैं, और ये अस्थिमज्जा मैग्नाक्यूरोसाइट से बनता है और कई दिनों के पश्चात इनका विनाश हो जाता है। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन 45 कर रहा है कि जब एक संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होता है, बताइए। कह रहा है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। तो कह रहा है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। तो कह रहा है कि जब संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है, जिसके विभिन्न चरण हैं। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किसी भी प्रारंभ में किया जा सकता है। संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक जो है का कोई प्रावधान नहीं है।
ज्वाइंट सीटिंग। तो कह रहा है संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है और दो शब्दों में विशेष बहुमत कुल सदस्य संख्या के आधे या आधे से अधिक या उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों में 2/3 या अधिक सदस्यों के समर्थन से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। आगे कह रहा है ऐसा विधेयक का दोनों सदनों के पृथक पृथक पारित होना जरूरी होता है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पुनर्नुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विधेयक जो है ना पेश किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विमान मसौदा अधिनियम 2023। तो कह रहा है विमान मसौदा अधिनियम जो है ना ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट एक्ट 2023 नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लाया गया। इसके अंतर्गत विमानन क्षेत्र से संबंधित नियमों के लिए एवं सरलीकृत दृष्टिकोण लागू किया जाएगा। यह एक मौजूदा विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगी और वर्तमान में भारत विमान मंत्री ज्योतिराज सिंधिया हैं। तो वर्तमान में भारत के विमान मंत्री कौन है? ज्योतिराज सिंधिया हैं। चलिए क्वेश्चन 47 पे कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि क्या है, बताइए। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कह रहा है किसी ऊष्मा का इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। व्याख्या दे कर रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसी भी ऊष्मा की इंजन की दक्षता किसी प्रशीतक के निष्पादन गुणांक की मूल सीमा निर्धारित करता है और यह नियम बताता है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता कदापि 100% नहीं हो सकती है। इसका तात्पर्य है कि ठंडे ऊष्मा भंडार की मुक्त ऊष्मा को कभी शून्य नहीं किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि प्रशीतक के लिए द्वितीय नियम यह बताता है कि निष्पादन गुणांक कदापि अनंत नहीं हो सकता है। प्रशीतक में कार्यकारी पदार्थ फ्रियोन गैस मतलब ए उच्च दाब से निम्न दाब के लिए गैस में अचानक प्रसार होता है जिससे कारण फ्रियोन ठंडी हो जाती है तथा वाष्प द्रव क्या होता है मिश्रण में रूपांतरित हो जाती है। आगे कर रहा है बी नंबर पॉइंट कर रहा है कि ठंडे तरल द्वारा उस भाग से ऊष्मा का अवशोषण जिसे ठंडा करना होता है कि इससे तरल वाष्प में रूपांतरण हो जाता है। तो कह रहा है ठंडे तरल द्वारा उस भाग से ऊष्मा का अवशोषण जिसे ठंडा करना होता है इससे तरल वाष्प में रूपांतरण हो जाता है। निकाय पर किए गए कार्य द्वारा वाष्प का गर्म होना तथा जो है ना वाष्प द्वारा परिवेश में ऊष्मा का मुक्त करके कार्यकारी पदार्थ को एक चक्र पूरा कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लाना। इस प्रकार प्रशीतक का निष्पादन गुणांक ए बराबर जो है ना Q2/W होता है, जहाँ Q2 ठंडे ऊष्मा भंडार में अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, W निकाय प्रशीतक किया गया कार्य है। परिभाषा के अनुसार n का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है, जबकि कह रहा है a का मान 1 से जो अधिक नहीं हो सकता है। ऊष्मा संचारण जो है द्वारा गर्म ऊष्मा भंडार को मुक्त की गई ऊष्मा अर्थात Q1 बराबर W प्लस Q2 ए बराबर Q2/Q1 - Q2 होता है। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि ऊष्मा जो है ना ऊष्मा इंजन में ऊष्मा को पूर्ण रूप से काट संपादित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार निकाय पर बिना कुछ बाह्य कार्य कोई प्रशीतक नहीं कार्य नहीं कर सकता है। आगे कह रहा है प्रशीतक पर बाह्य कार्य कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। केल्विन तथा प्लैंक द्वारा प्रतिपादित ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार किसी आदर्श ऊष्मा इंजन की संभावना को खंडन किया गया है। आगे कह रहा है केल्विन मतलब प्लैंक प्रकाथन ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं जिसका एकमात्र परिणाम किसी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण करना तथा ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में रूपांतरित करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे निम्न में से किस कारण से मांगी गई यात्रा में वृद्धि व कमी होगी, बताइए। निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी होगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। तो कह रहा है कि संबंधित वस्तुओं में कीमत परिवर्तन मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी। वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग क्या होती है? घटती है। तो वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ेगी और कीमत जब बढ़ेगा तो मांग क्या होगा? घटेगा। जैसे प्राइस क्या है तो एक कम रहा है क्या है मतलब बढ़ रहा है फिर कम रहा है। डिमांड क्या है मतलब प्राइस क्या है जब बढ़ेगा तो क्या है मतलब कमेगा फिर डिमांड मांग क्या है? डिमांड मतलब मांग जो है बढ़ रहा है फिर क्या है? घट रहा है। ठीक है, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। वही कह रहा है कि वस्तु कीमत घटने पर क्या होती है? अगर कीमत घटेगा तो मांग क्या होगा? बढ़ेगा। वस्तु कीमत अगर घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत अगर जो है ना कीमत बढ़ने पर क्या होती है? मांग जो है ना घटती है। वही जो एरो का निशान दिया हुआ है।
आय कर शर्त में क्या है, तो आय में परिवर्तन ना हो, वस्तु साधारण हो, उपभोक्ता की रुचियों आदतों पर परिवर्तन ना हो। अब बाद में है कि मांग का नियम घटिया वस्तुओं मतलब गिफिन वस्तु पर लागू नहीं होता है। युद्ध या आपात की स्थिति यह नियम लागू नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78 है। क्या अनुच्छेद 78 है? तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। और भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 75 में क्या है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 73 में क्या है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 73 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए। कह रहा है क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। ऑस्ट्रेलिया ने क्या जीता, 6 विकेट से विश्व कप जीता। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आगे कह रहा है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर जीता। क्रिकेट विश्व कप पुरुष 2023 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में गुजरात में खेला गया। तो कह रहा है क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला गया और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 6ठी बार विश्व कप जीत लिया। भारत 1983 में तथा 2011 में विश्व कप जीती है। तो भारत जो है 1983 तथा 2011 में विश्व कप जीता है। इस विश्व कप में सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया, जबकि सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिया। स्मरणीय है कि विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया गया है। तो यहाँ को क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, भारत में किया गया था। और फाइनल जो मैच हुआ था वो किस स्टेडियम में हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। और इसमें जीता कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता था मैच। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 51 से जो अगले क्लास में देखेंगे, और इसके पहले जो भी क्लास करवाएं उसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी 51 नंबर क्वेश्चन से थर्ड क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।